दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। ट्रंप पूरी दुनिया का दरोगा बनने की कोशिश कर रहे हैं। वही दरोगा, नमक का दरोगा जो आपने प्रेमचंद की कहानी में पढ़ा है, वो दरोगा नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी चौधराहट से, अपनी धमकियों के सहारे चलाने की कोशिश करने वाला दरोगा। वही ब्रिटिश कालीन दरोगा जो लोगों के जेहन में, स्मृतियों में कहानियों की और किंवदंतियों के रूप में जिंदा है। लेकिन ट्रंप की ये चौधराहट और ये कोशिश आखिर किस लिए है? ताजा मामला उनके द्वारा गठित बोर्ड ऑफ पीस का है। और यह बोर्ड ऑफ पीस बताया जाता है कि गजा में, जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक विवादित इलाका है, उस गजा में अस्थायी शांति और पुनर्निर्माण के मकसद से बनाया गया है। हालांकि इस बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर्ड में कहीं भी गजा शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन दुनिया भर के 5 दर्जन देशों को इसमें शामिल होने का न्योता दिया गया है। अब अमेरिकी प्रशासन का, ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ से अप्रूव्ड है, मान्यता प्राप्त है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ से मान्यता जैसी किसी चीज का उल्लेख नहीं है। ट्रंप का कहना है, उनके प्रशासन में उनके करीबियों का कहना है कि इस तरह से बोर्ड ऑफ पीस के द्वारा पहले गजा से शुरू होगा और फिर दुनिया के दूसरे इलाकों में अस्थायी शांति के लिए कोशिशें की जाएगी इस बोर्ड ऑफ पीस के माध्यम से। लेकिन सवाल उठता है, फिर 1945 में बना 80 साल पुराना संयुक्त राष्ट्र संघ आखिर किस काम का है? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अपना अर्थ खो चुका है? और जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति सर्गियो गोर ने ट्वीट किया कि भारत के प्रधानमंत्री को जब वो न्योता देने जाएंगे, ये पत्र देने जाएंगे, तो उन्हें बहुत खुशी होगी, ट्रंप का पैगाम नरेंद्र मोदी को सौंप कर बहुत खुशी होगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र के पैरेलल दिखने वाली एक संस्था से जुड़ना चाहेंगे? संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत संस्थापक सदस्य रहा है। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका की भूमिका इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में एक प्रो इजराइल रही है, यानी इजराइल के समर्थक की रही है, जबकि भारत की भूमिका इजराइल और फिलिस्तीन के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को स्वीकार करने वाली रही है। उनके बीच एक क्लियर बाउंड्री, एक सीमा रेखा के निर्धारण की प्रक्रिया को शांतिपूर्वक तरीके से पूरा कराए जाने की रही है। ऐसे में भला ट्रंप की सदारत में बनने वाली किसी भी संस्था के साथ जुड़कर भारत हासिल क्या करेगा? अब तक जिन 60 देशों को न्योता दिया गया है, उनमें सिर्फ हंगरी ने ट्रंप के इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के न्योते को स्वीकार किया है। दुनिया के किसी भी देश ने अब तक स्वीकार नहीं किया है। यहां तक कि फ्रांस की सरकार ने जब इसमें शामिल होने से मना कर दिया, वहां के राष्ट्रपति ने इनकार कर दिया, उसके बाद से ट्रंप का खुला ऐलान सामने आया कि अगर फ्रांस इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा नहीं बनेगा तो फ्रांस से आने वाली वाइन के ऊपर 200% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। भारत के ऊपर पहले से ही 50% टैरिफ लग चुका है। तो क्या भारत को टैरिफ की धमकी देकर इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनाने की कोशिशें होंगी? कई सारे महत्वपूर्ण सवाल इससे जुड़े हुए हैं। और एक बड़ा सवाल यह भी जुड़ा हुआ है कि आखिर जो संस्था एक व्यक्ति के द्वारा गठित की गई और उस संस्था में, उसके कार्यकारी बोर्ड में एक व्यक्ति के द्वारा नामित लोग हैं, जिसमें ट्रंप के दामाद भी हैं, ट्रंप तो प्रेसिडेंट है ही, कार्यकारी बोर्ड के मेंबर के तौर पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर हैं, कुछ दूसरे लोग हैं, तो ट्रंप के दामाद भी उसमें है। और ट्रंप को इस कार्यकारी बोर्ड से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी दिलचस्प है। या तो ट्रंप खुद इस्तीफा दे दे, या फिर ट्रंप को बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, जो कार्यकारी बोर्ड है वो ट्रंप को हटा दे। अब सवाल उठता है कि ना तो किसी कार्यकारी बोर्ड का चुनाव होना है, वो ट्रंप के द्वारा नामित किया जाएगा। तो ट्रंप के द्वारा नामित किए जाने वाला बोर्ड ट्रंप को ही हटा देगा, ये कल्पना से परे जान पड़ता है। और आखिर किसी लोकतांत्रिक तरीके से हुए चुनाव के बिना जो जिस कार्यकारी बोर्ड का गठन हो रहा हो, उसमें भला भारत या दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश का की हिस्सेदारी कैसे होगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच वैश्विक स्तर पर अपना लोहा मनवाने की कोशिश, अपनी चौधराहट को स्थापित करने की कोशिश जिस प्रकार से ट्रंप कर रहे हैं, जिस प्रकार से ग्रीनलैंड पर उनकी दावेदारी हो रही है, क्या यह डेनमार्क की स्वायत्तता और संप्रभुता पर सवाल नहीं है? जिस प्रकार से कभी वो कहते हैं कि कनाडा को 51वां प्रदेश यूएस का बना देंगे, तो जिस तरह से ट्रंप का बड़बोलापन है, उसके बाद की परिस्थितियों में क्या वो गजा में अस्थायी शांति और पुनर्निर्माण की बातें कर रहे हैं, या अपनी चौधराहट को और ज्यादा बढ़ाने और पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या है उनके इस बोर्ड ऑफ पीस का मकसद?
इन सब सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार ओंकारेश्वर पांडे जी। ओंकारेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ट्रंप की जो ये बोर्ड ऑफ पीस की कोशिशें हैं, जिसके बारे में तमाम चीजें मैंने इंट्रो में बताई, और एक चीज और इसमें मैं जोड़ दूं कि अगर किसी को इसकी परमानेंट मेंबरशिप चाहिए इस बोर्ड ऑफ पीस की, तो $1 अरब का योगदान करना होगा। ये कौन सा धंधा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप एक समानांतर व्यवस्था की तरफ जो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ईरान को लेकर उनकी बयानबाजी अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग करते हुए दिखाई दे रही है, और उन सब के बीच अब उन्हें गजा की याद आ रही है जो तकरीबन 2.5 सालों से डिस्टर्ब है। क्या मकसद है ट्रंप की इस तरह की बयानबाजी का? देखिए, अभी कुछ समय पहले तक तो वो लग रहा था कि ईरान पर हमला करने वाले हैं, और उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि आप सत्ता छोड़िए, और नहीं तो वहाँ के जो प्रदर्शनकारी हैं उन पे अगर आप कोई कार्रवाई करेंगे तो हम उस पे एक्शन लेंगे। और ये वेनेजुएला के बाद एक बड़ा कदम माना जा रहा था, कि लगता था कि वहाँ कुछ वो करके रहेंगे, और जब करेंगे तो उसका रिएक्शन भी होगा, क्योंकि ईरान बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। अयातुल्लाह खोमैनी ने साफ कह दिया था, उनकी सरकार ने, कि वो झुकने वाले नहीं हैं, और जो करना है करिए, हम भी रिएक्ट करेंगे और हम करेंगे। इसी बीच आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका के कोस्टल एरियाज में वहां पर नेवल एक्सरसाइजेस हुए, जिसमें साउथ अफ्रीका के अलावा ईरान, रशिया और चाइना शामिल था। ये बड़े कंट्रीज हैं, अगर वो एक साथ नवल एक्सरसाइज में शामिल हो सकते हैं तो कल को किसी रिएक्शन में भी शामिल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद इसका इंडिकेशन मिला होगा प्रेसिडेंट ट्रंप को, तो उन्होंने खुद कहा कि मैंने खुद से अपने आप को ईरान पर हमला करने से रोका है, मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर रोका है। अच्छी बात है, शांति के लिए अंतरात्मा की आवाज आए तो आनी चाहिए। और लेकिन अब उनका ध्यान गाजा की तरफ आया है। ये गाजा की तरफ ये पीस प्लान उनका कोई नया नहीं है। अभी तो उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का ऑफर किया है, लेकिन आप देखेंगे 2024-25 से ही वो इसकी बात करते आ रहे हैं। पुराने उनके प्रपोजल्स को आप याद करेंगे तो उन्होंने ऐसा ही प्रपोजल दिया था कि मैं वहां पर बिल्कुल सबको हटा के साफ कर दूंगा, और फिर वहां पर रिकंस्ट्रक्शन होगा, मॉल्स बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, मतलब नया शहर बसाऊंगा। और उसमें जो सेटलमेंट प्लान था उसमें, तो वो एक एक फलस्तीनी को वहां से हटने के लिए $5,000, 4 साल का किराया, 1 साल का UN एड, फूड एड, एटसेट्रा एटसेट्रा, काफी चीजें देना चाहते थे। बात किसी फाइनेंशियल पैकेज की नहीं है, बात ये है कि लैंड किसका है और उस लैंड पे क्या सेटलमेंट होना चाहिए। इस तरह से तो आप खाली कर सकते हैं। हम अपने देश की बात करें तो गांधी जी तक ऐसे ही कहते थे, उनका वन लाइनर बड़ा मशहूर है। वो कहते थे कि गजा फलस्तीनियों का उसी तरह है जैसे इंग्लैंड जो है वो ब्रिटिशर्स का है, अंग्रेजों का है, उसी तरह से वो अरबों का है। और टू नेशन सेटलमेंट की बात हमेशा से होती रही है। UN के बहुत सारे रेजोल्यूशंस हैं, बहुत सारे देशों ने उस पे बातें की हैं। भारत में तो गांधी के बाद नेहरू से लेके इंदिरा, राजीव गांधी तक लंबा एक सिलसिला चला, यहाँ तक कि जो मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने एक तरफ तो इजराइल के साथ रिलेशन बनाए हैं और अच्छे रिलेशन बने हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने गजा में भी जाके, रामल्ला में जाके वहां यासिर अराफात के मजार पे फूल चढ़ाए हैं, जो ये इंडिकेशन साफ देता है, 2017 में वो गए थे, कि हम दोनों देशों से रिलेशन, या दोनों को हम एक साथ रिलेशन में रखना चाहते हैं। ये हमारा स्टैंड रहा है। पिछले दिनों जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक तरफा यरूशलेम को राजधानी घोषित कर दिया था, अपने सेकंड टर्म में आने के बाद, उन्होंने भारत को भी इनवाइट किया था, भारत ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था। बाद में UN में वो मसला गया और UN में उसके खिलाफ वोट पड़ा था, भारत ने उसके खिलाफ वोट किया था। आज जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें एक तो ये पे फॉर ये है, पार्टिसिपेशन है। आप पार्टिसिपेशन के लिए, जैसा आपने खुद कहा, $1 बिलियन आपको पे करना है। $1 बिलियन को रुपीज में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना बड़ा रुपया है।
एंड पे फॉर पार्टिसिपेशन। ऐसा लगता है कि वहां मतलब जमीनों की बिक्री हो रही है, उसमें आप भी आइए, आप भी खरीदिए और आप भी लीजिए, और प्रेसिडेंट ट्रम्प परमानेंट चेयरमैन रहेंगे उसके लाइफ लॉन्ग। उनका जी शायद ये भी है कि इवन इफ ही रिटायर्स फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप ही विल रिमेन एज ए चेयरमैन ऑफ जी। दैट कमेटी। तो ये जो है इसको दुनिया के कितने लोग स्वीकार कर रहे हैं, और ये हम्म। स्वीकार करना भारत के हक में है कि नहीं? फलस्तीन और इजराइल के मसले से अलग सबसे पहले भारत के हक में है कि नहीं? भारत हम्म। की दुनिया की स्टैंडिंग क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उन सब को ओवरटेक करके अब जो, यानी आप दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि दुनिया अब व्हाइट हाउस से चलेगी। जी। ओवल हाउस में जो डिस्कशन होंगे उससे पूरे दुनिया को अब चलाया जाएगा। वेनेजुएला एक एग्जाम्पल है, जहां के एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को आपने, अगर आप मानते हैं कि ये इलेक्टेड नहीं है, तो भी उसको हटाने के जो तरीके या और जो हो सकते हैं वो और भी हो सकते थे। और दुनिया हम्म। इसको कितना हमारे आपके डिस्कशन से नहीं होगा। मेरे व्यूज क्या हैं, आपके व्यूज क्या हैं, डज इट मैटर? जी। व्यूज ये हैं कि ग्लोबल बिरादरी का क्या उसमें व्यूज है, यूनाइटेड नेशन का क्या व्यूज है, अमेरिकी हम्म। कांग्रेस का क्या व्यूज है, ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि हमारा भी कश्मीर का मसला है। अगर आप हम्म। आज आपने गजा सुलझाया, और आप तो आसिफ मुनीर के साथ रोज लंच और डिनर कर रहे हैं, अक्सर खबरें जी। आ रही हैं, उनके साथ पाकिस्तान को भी मीटिंग कर न्योता रहे हैं। भेजा है। तो कल को आपने ये कहा कि नहीं, अब कश्मीर भी हम निपटाएंगे और इसी तरह निपटाएंगे बोर्ड ऑफ पीस बना के। तो ये हम्म। रास्ता सही नहीं जाता, इसलिए ये भारत के हक में नहीं है, किसी भी देश के हक में नहीं है। किसी भी नहीं नहीं, मसले का सॉल्यूशन जो ओंकारेश्वर है जी, वो डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन निकलना चाहिए। जी। ओंकारेश्वर जी, इसमें दो सवाल बड़े महत्वपूर्ण है। पहला कि जिन 60 देशों को न्योता भेजा गया है उसमें सिर्फ हंगरी ने एक्सेप्ट किया है। दूसरा कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी न्योता भेजा गया है और कहा गया है कि आतंकवाद की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए, उसके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और अस्थायी समाधान की दिशा में जरूरी है। अब पाकिस्तान को रख करके ये कौन सी शांति लाएंगे, ये तो पूरी दुनिया जानती है, जो चिंताएं आपने व्यक्त की। और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इजराइल ने भी इसे स्वीकार नहीं किया है, जो अमेरिका का मित्र है। अब मैं सवाल है कि समझता हूं, ट्रंप की ये कोशिशें क्या यूनिलेटरल है, क्या एक व्यक्ति के दिमाग में एक फरमान आया, जैसे भारत में आता है कि नोट बंद कर देने से काला धन बंद हो जाएगा, एक व्यक्ति के दिमाग में आया 500,000 के लीगल टेंडर खत्म कर दिए गए, नोट बंद हो गए। क्या उसी तरह से वहां पर दिमाग में कोई फरमान आ रहा है जिस वजह से चीजें हो रही है? थोड़ा सा विटी है, लेकिन ये है कि हमारे मुखिया कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन और जी। वन समथिंग समथिंग। वो जी। कहते हैं वन ग्लोब, वन विलेज एंड वन लीडर। पूरी दुनिया के मुख्तार जो हैं वो कहते हैं बस मैं हूं, मैंने कह दिया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, हो जाए। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन और वन ग्लोब और वन लीडर, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। दुनिया ने इसको स्वीकार नहीं किया है। आप देखिए ब्रिक्स कंट्रीज में ज्यादातर कंट्रीज, इस बार हम लोग ब्रिक्स, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं ब्रिक्स के चेयरमैन हैं, जी। और इस साल चुनौतीपूर्ण साल है क्योंकि उनको कई कठिन फैसले करने हैं। डी डॉलराइजेशन का पूरे वर्ल्ड में जो मुहिम चल रही है, जिसके खिलाफ उन्होंने टैरिफ लगाया है, और एक नहीं तमाम दुनिया पे वो सबसे बड़ा मतलब गजब है। एक पॉलिटिकल लीडर हर मसले को सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल एंगल से देखता है कि मैं जी। टैरिफ लगा दूंगा, मैं तुम्हारे वाइन पे टैरिफ लगा दूंगा, 100% लगा दूंगा, 500% लगा दूंगा, और नहीं तो तुम्हें वहां प्लॉट दे दूंगा, वहां तुम्हें बोर्ड ऑफ पीस में मेंबरशिप दे दूंगा और इसको खरीद लो, या यूएन अमेरिका की सिटीजनशिप खरीदनी है तो प्रीमियम हो गई, उसको खरीद लो, इतने पैसे हैं तो तुम सिटीजन हो, नहीं है तो। ये तरीका जो है, मुझे हम तो इंडियंस हैं, यहाँ बैठे हैं, आई डोंट थिंक अमेरिकन इवन लाइक दैट। जी। अमेरिकन्स को भी ये पसंद नहीं आ रही है बात। तो ये जो विश्व की समस्याओं का निदान और उसका शांतिपूर्ण निदान लोकतांत्रिक तरीके से ही हो सकता है, ये रास्ते जो हैं वो इजराइल के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर अमेरिका में कल को कोई प्रेसिडेंट चेंज हुआ, होगा ही, जी। समस्या है, और उसके बाद फैसले वहां से होंगे, तो इजराइल का फैसला भी वो वहां से करेंगे। ये तो जी। उनके हक में भी नहीं, किसी के हक में नहीं है। क्योंकि जो सॉल्यूशन हो वो दुनिया को मान्य हो।
दुनिया के ज्यादातर लोगों को ये क्या होता है, सामान्य लोकतंत्र क्या है कि बहुसंख्यक, अगर आप जूरी बिठाते हैं उसमें भी देखते हैं 5 या 6 की जूरी है, तो अगर 4 एक तरफ है तब फैसला होता है जी ना। जी तो ये सामान्य सा नियम है कि क्या आपके बोर्ड ऑफ पीस में दुनिया के मुल्क शामिल हो रहे हैं, अधिकांश लोग बहुलता के साथ शामिल हो रहे हैं, उससे हाँ, समस्या का सॉल्यूशन निकलेगा। उसके बाद आप उसी को फिर कहेंगे फिर यूक्रेन पे भी लागू करो, उसको फिर किसी और कंट्री पे लागू करो, हमारे भी मसले। दुनिया में कम से कम ऐसे 50 जगहें होंगी जहां पर यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग फोर्स लगाए हुए हैं हाँ, शांति के लिए। ये अलग मसला है कि यूनाइटेड नेशंस जिस 5 पिलर पे बना था कि पीस हो, प्रोस्पेरिटी हो, जो पार्टिसिपेशन हो, और ये पांचों में से कोई फुलफिल नहीं हुआ है। न दुनिया में शांति आ पाई है, न प्रोस्पेरिटी आ पाई है, न पार्टिसिपेशन हो पा रहा है, न जी प्लैनेट ग्रीन हो पाया है, न पुअर को हम लोग वो कर पाए। ये अलग मसला है, लेकिन इसका जी मसला तो यूएन के थ्रू ही निकालना पड़ेगा ना। इसका हाँ, मसला तो अब ये नहीं है कि अब व्हाइट हाउस इसको तय करेगा या कोई क्रेमलिन जी तय करेगा, या कल नहीं, को यही तो बीजिंग सवाल है। पावरफुल हो जाता है तो पुतिन को बीजिंग भी तय न्योता करेगा। भेजा गया है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी न्योता भेजा गया है। और एक बड़ा सवाल सर ये है कि जैसे मान लीजिए कि फ्रांस को तो धमका दिया कि उनकी वाइन पर 200% टैरिफ लगा देंगे। अगर भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार की अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है इस पर, अगर भारत इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने से मना कर दे, तो क्या फिर यहां भी वही तो नहीं करेंगे ट्रंप साहब कि भाई 50% टैरिफ को बढ़ाकर 200% कर देंगे? करने दीजिए, करने दीजिए। भारत उनके साथ खड़ा होगा, भारत अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होगा। आप 200% लगाएं या 1000% लगा दें, डजेंट मैटर। लेकिन जो बात सही है उसी के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, जो गलत है वो गलत है, वो चाहे नहीं तो कोई भी भारत के हो। प्रधानमंत्री को तो खुल के बोलना भी चाहिए ना, जैसे पहले पुराने हाँ, प्रधानमंत्री ये बोलते थे। ये एक दूसरा सवाल आपने खड़ा किया कि जी हमें बोलना चाहिए। हमें तब भी बोलना चाहिए जब ऑपरेशन सिंदूर में 50 60 70 बार वो लिख लिख के कह रहे हैं कि हमने दुनिया के, अभी तो नोबेल पीस के लिए उन्होंने एक लेटर लिखा, उसमें भी जिक्र किया कि 8 कंट्रीज में हमने शांति कराई है, इसलिए हमको नोबेल मिलना चाहिए। और हाँ, नोबेल जिनको मिला था उन्होंने गिफ्ट कर दिया, उसको भी स्वीकार कर लिया। जबकि नोबेल पीस कमेटी इसको रिजेक्ट करती है कि जी आपको जो दिया हुआ नोबेल प्राइज है वो आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो हाँ, किसी और को नहीं दे सकते। हमें शील्ड मिला है, हम आपको हैंड ओवर कर दें, तो ये तो जी स्वीकार करना भी ठीक नहीं है। और वो करना, मुझे नहीं नहीं, लगता ट्रम्प है साहब ने वही कि किया है सर, मुझे जहां तक याद है। एक बार विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में अपना पहला सेंचुरी बनाया था, फर्स्ट सेंचुरी। गौतम गंभीर को मैन ऑफ द मैच मिला, लेकिन उन्होंने अपना मैन ऑफ द मैच दे दिया। उन्होंने भी सेंचुरी बनाई थी, उन्होंने दे दिया विराट कोहली को कि नहीं इन्हें दे दो, नए खिलाड़ी हैं, मोटिवेशन के लिए। उसी तरह से ट्रंप ने वो स्वीकार कर लिया होगा दूसरे का नहीं, नोबेल प्राइज। ये नहीं होता है। अगर आप किसी, जी तो वो तो बच्चे जैसा हो गया ना, हम्म उन्होंने मोटिवेशन के लिए दिया कि अरे ये हम्म, बच्चा है, इसको दे दो इसके हाथ में। जी आप बच्चे नहीं हैं, आपके हाथ में दिया जाए, इससे आपको मोटिवेशन। व्हाट इज नोबेल पीस प्राइज? व्हाट इज हाँ नोबेल पीस? अगर हमको ईमानदारी से ना मिले तो वो नोबेल हो या कोई भी ग्लोबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, और नोबेल को भी अगर ऐसे मिट्टी की तरह दिया जाने लगे या मांग के लिया जाने लगे, तो फिर फायदा क्या है? जी मांग के लेने वाला तो प्राइस कोई प्राइस ही नहीं रहा। प्राइस हाँ, को सम्मान के साथ, ऑनेस्टी के साथ और न्यूट्रलिटी के साथ, उसके इज्जत के साथ मिलना चाहिए, वो है बात। ग्लोबल उसके नोबेल की नहीं है, बात ये है कि उस समय आपने वहां दखल दिया, हम नहीं बोल पाए। फिर दो आपने कहा कि ईरान के साथ तेल बंद कर दो, हम नहीं बोल पाए। वहीं जो नहीं बोलना था, जहां ईरान से शुरुआत हुई थी, यही हमारे लिए भारी पड़ गया कि लाजे भावह बोलस ना, असवादे भसुर छोड़स ना। तो आपने उंगली पकड़ने से जो है वो टोका नहीं, जी तो वो धीरे धीरे उंगली के बाद पंजा और फिर धीरे धीरे हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे जी लगता है इसीलिए डिप्लोमेसी में जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, जो डेकोरम्स बनाए गए हैं, कि बड़े बड़े राष्ट्रों के जो दूत आते हैं वो टाइम मांगते हैं, और टाइम जो है पता चलता है कि 10 दिन में मिल रहा है, 15 दिन में मिल रहा है, या कई महीने भी कई बार लग जाता है जब उनको टाइम। क्यों ये डिस्टेंस क्यों रखा जाता है? ताकि आप मेरे सर पे सवार ना हो। आज की जी डिजिटल दुनिया में कोई भी जब उठाए फोन कर दे और फिर कहे, आदमी को हाँ करना पड़ता है। तो हाँ करने से बचने के लिए प्रोटोकॉल का सहारा लेना होता है।
आप जी जब दोस्ती में ज्यादा गले मिलने लग जाते हैं, इसीलिए कहा गया है कि ये जो हग डिप्लोमेसी है, ये इसका फेल्योर है। जो आपने जी सबको एक साथ करना शुरू कर दिया, डिस्टेंस रहता तो वो आपके माइंड को नहीं पढ़ सकता कि भाई जी पता नहीं ये क्या सोच रहे हैं, ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मेरा मुंह खाली तो नहीं चला जाएगा अगर मैं कुछ कह दूं तो। आपने उस प्रोटोकॉल को तोड़ा है अगर, तो उसका ये खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है कि कोई भी उठाए, मुंह उठाए, प्रेशर में आपको डाल रहा है। नहीं डालना है, खड़े हो जाना चाहिए आज की तारीख से भी कि नहीं, हम मानेंगे नहीं, चाहे आप जितना बड़ा नुकसान कर दो। और वापस आपको अपने ही लीडर से सीखना पड़ेगा। इंदिरा गांधी जब एक खत्तर में खड़ी हो सकती हैं, हम्म, जब आपका मिलिट्री जो एयरक्राफ्ट वो है, एयरक्राफ्ट करियर जो है वो चल जी पड़ा था, सातवां बेड़ा जिसको कहते हैं, हम्म, और वो न्यूक्लियर पावर्ड था। हम्म, वो तो ट्रेड टैरिफ की बात नहीं कर रहे थे उस समय के प्रेसिडेंट। उस समय तो उन्होंने जहाज भेज दिया आपसे लड़ने को, आपके ऊपर हमला करने को। तब तो हम्म, भारत नहीं डरा था। PL-480 के समय भारत नहीं डरा था। तो जी हमारा सम्मान वापस भारत को चाहिए। ये कि हमें डिक्टेट ना किया जाए। किसी भी मुल्क को, भारत को ही नहीं, किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क को बुली करने की इजाजत किसी भी कंट्री को नहीं होनी चाहिए। और हमें उस पर स्टैंड लेना चाहिए, हमें खड़े होना चाहिए। क्या चाइना आ रहा है आपको समझाने के लिए, पार्टी को समझाने के लिए आ रहा है, संघ को समझाने के लिए आ रहा है? क्यों आ रहा है भाई? कल तो जी आप उसके साथ पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, मल्लपुरम से लेके और अहमदाबाद, उसमें साबरमती से लेके और कई सी चीजें। जी ये डिप्लोमेटिक तौर तरीके मिनिस्ट्री पे छोड़ दिए जाने चाहिए, यानी मिनिस्ट्री इसको आप हैंडल डिप्लोमेटिक करे। तौर तरीके की बात करते हैं, बिल्कुल इसी मकसद से शर्म अल शेख में पिछले साल अक्टूबर में एक बैठक बुलाई गई थी, और उस बैठक में भी भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया गया था, लेकिन भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह उसमें गए थे। और अब जिस वॉर ऑफ पीस, वो बोर्ड ऑफ पीस की बात की जा रही है, उस बोर्ड ऑफ पीस को यदि आप नजर डालें तो कहा जा रहा है कि ये सिर्फ जो टेक्निकल इश्यूज है, और वहां पर जिस प्रकार से रीस्ट्रक्चरिंग का काम हो रहा है, जिस प्रकार से रीबिल्डिंग का काम हो रहा है, उसमें मदद पर निगरानी रखने और उस पूरे प्रोसेस की स्क्रूटनी के लिए बना हुआ बोर्ड है। सवाल तो यह है कि जब इस तरह का बोर्ड बनता है सर, तो दोनों देश जिनके बीच में विवाद है उन दोनों की सहमति से बनता है, और जो आपका मित्र है वही नकार रहा है इजराइल इसको, तो भला फिलिस्तीन कैसे स्वीकार करेगा? सवाल यह है कि ट्रंप पूरी दुनिया में बिन बुलाए मेहमान की तरह जो मध्यस्थता करने पहुंच रहे हैं, जैसे आपने देखा दूसरे देशों में, कहीं नॉर्वे ने की, कहीं इंडिया ने की, जहां जिसको बुलाया गया, पंच बनाकर बुलाया गया, वो गया। लेकिन जिसे नहीं बुलाया जा रहा है वो जबरिया अगर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर दुनिया में 5 दर्जन देशों को न्योता भी भेज रहे हैं कि आप भी हमारे साथ आ जाइए, मतलब अपने लिए एक एक्रेडिशन हासिल करना चाहते हैं। किस तरह से आप देखते हैं कि इस तरह की कवायद के ऊपर क्या संयुक्त राष्ट्र संघ को या सुरक्षा परिषद को कोई अपनी तरफ से बयान जारी नहीं करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि उनको करना ही चाहिए और वो करेंगे भी। एक सामान्य सी प्रक्रिया है, जब आप किसी भी प्राइवेट दफ्तर हो, सरकारी हो, कई बार तो लोग मिलते हैं, लेकिन जब आप ऑफिशियल कोई प्रस्ताव भेजते हैं ना, तो एक लाइन उसमें बड़ी यूज की जाती है, कम विद प्रॉपर चैनल। जी प्रॉपर चैनल से आइए। ये क्यों कहा हाँ, जाता है? कि भाई जो आपका प्रोसेस बना है, और हर चीज में ये बहुत सी चीजों में लागू होता है, हम्म, जहां आप सिस्टम को तोड़ना नहीं चाहते वहां प्रॉपर चैनल आपको लागू होता है। कि हम्म, जैसे मान लीजिए कि आपको एक पुलिस थाने में FIR दर्ज कराना है, तो आप DGP के यहाँ FIR नहीं दर्ज कराते। पहले जी आप थाने में FIR दर्ज कराते हैं, फिर उसके सीनियर के पास जाते हैं, फिर उसके सीनियर के पास जाते हैं। तब सुनवाई नहीं होती तो SP या DIG और DG के पास जाइए, और नहीं तो जी कोर्ट के पास जाइए। एक प्रॉपर चैनल बना हुआ है ना हर चीज का, जी मामूली से जी मामूली चीज का। हम्म, आर यू कमिंग विद प्रॉपर चैनल थ्रू द यूनाइटेड नेशंस? आपका तो उसमें बोलबाला है। UN सिक्योरिटी काउंसिल के हम्म, आप मेंबर हैं, और भी हम्म, 4 मेंबर हैं, उनके साथ उनके परमानेंट जो P5 कंट्रीज हैं, हम्म, वहां ले जाके आइए। उसके थ्रू आपने रशिया को बुलाया ही है, तो जी वहां उसमें रिजोल्यूशन पास करा के ले आइए। फिर दुनिया को भी मानने में इसको हर्ज नहीं होगा। लेकिन आप हम्म, अगर प्रॉपर चैनल से नहीं आएंगे, तो आप ही कह रहे हैं कि आप ही की बनाई हुई, दुनिया की बनाई हुई ये जो एक ताकत है और सिस्टम है जिसको यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, वो हम्म, डिफंक्ट हो गया। तो पहले यही घोषित करिए आप कि जी यूनाइटेड नेशंस डिसॉल्व करते हैं या हम उससे विड्रॉ करते हैं। आप उसमें हैं भी और नहीं भी हैं।
कहेंगे नहीं नहीं, यूएन तो रहने दो, वहां पे साइन तो मैं करूंगा, प्रपोजल तो मैं बनाऊंगा, इनवाइट तो मैं करूंगा। दिस इज अनडेमोक्रेटिक वे एंड नोबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट। दुनिया के जो मुल्क हैं, जो समझदार मुल्क हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और भारत को भी नहीं करना चाहिए। मेरा ये स्पष्ट मत है। भारत को शांति के साथ, धैर्य के साथ, चुपचाप खामोशी के साथ इसको वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच, और अच्छा, एक एक स्टैंड चीज लेके और खड़े होना चाहिए। ओंकारेश्वर जी, एक चीज इसमें और है। एक देश का, आप व्यवसायिक हितों की बात कर रहे थे, एक देश का व्यवसायिक हित और एक नेता का व्यवसायिक हित, ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि एक ट्रंप एक नेता के साथ साथ एक व्यवसायी भी है। अब बताइए, जो बोर्ड ऑफ पीस बन रहा है उसमें उनके दामाद भी मेंबर है, वो खुद, उनके दामाद खुद एक उद्योगपति है। अमेरिका इन चीजों को कैसे देख रहा है जब ट्रंप पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खुद एक खतरा नजर आ रहे हैं? आप ईरान की स्थिति देखिए, ईरान में जिस प्रकार से ट्रंप की बयानबाजी हुई, वो इजराइल से कहीं आगे जाकर के हुई, और वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर एक भय पैदा करने की कोशिश की तरह देखा गया। जिस ढंग से ट्रंप वेनेजुएला में एक्ट करते हुए नजर आए हैं, वहां के राष्ट्रपति को ही उठा लिया गया। और जो आदमी, जो राजनेता खुद किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठा ले, उसकी संप्रभुता का ख्याल ना रखे, किसी दूसरे देश को ठीक कर देने की धमकी दे, उसकी संप्रभुता का ख्याल ना करे, पूरी दुनिया पर अपने व्यावसायिक हितों के लिए टैरिफ थोपता फिरे, वो भला किसी तरह के बोर्ड ऑफ पीस या अंतरराष्ट्रीय शांति की या एक खुद को मॉडल बनाकर पेश करने की कोशिश भला कैसे कर सकता है? सवाल यह है कि आपका इतिहास वैसा होना चाहिए। आप कोई कैनेडी नहीं है, आप कोई नेहरू नहीं है, आप डोनाल्ड ट्रंप हैं, तब ये कोशिशों का मतलब क्या है? नहीं, बात कैनेडी, ट्रंप और उसकी, नेहरू की नहीं है। बात ये है कि दुनिया के ज्यादातर मुल्क इसको अस्वीकार कर रहे हैं और अमेरिका स्वयं जो है कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ता जा रहा है। किसी भी मसले का सॉल्यूशन, आज देखिए, पहले क्या माना जाता था कि कम से कम अमेरिका और ब्रिटेन एक स्वर हैं, ये माना जाता था ना। जी गाजा के मसले पे ब्रिटेन भी नहीं उनके साथ है। नाटो को माना जाता था कि पूरा का पूरा नाटो उनकी जेब में है। आज नाटो बिल्कुल अलग हो चुका है। नाटो गजा को तो छोड़ दीजिए, पहले तो ग्रीनलैंड पे आपके साथ नहीं है, और ये जी कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड से डाइवर्ट करने के लिए ही, क्योंकि ग्रीनलैंड ने कह दिया, नाटो ने साफ कह दिया, डेनमार्क ने, छोटे छोटे कंट्रीज हैं यूरोप के, उन्होंने कह दिया हम तैयार नहीं है, चाहे फोर्स भेज दीजिए या कुछ भेज दीजिए, हम देने को तैयार नहीं है, हम नहीं देंगे। जी वो छोटे कंट्रीज, बिल्कुल छोटे कंट्रीज, जो भारत के किसी स्मॉलेस्ट स्टेट या कई तो जिले के बराबर होंगे, जी उसके लेवल के कंट्रीज हैं जो खड़ा होके कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे आपको, और जवाब दे रहे हैं। तो ये जो दुनिया है, ये कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है और लोग इसके उसमें खड़े हो रहे हैं। आप देखिए कि इससे हो क्या रहा है कि चाइना और मजबूत होता चला जा रहा है। आपने जी ईरान से भारत को पेट्रोल लेने से मना किया और भारत मान भी गया, उसने पेट्रोल लेना बंद कर दिया। ले कौन रहा है? चाइना ले रहा है। तो चाइना ले रहा है तो आपने क्या एक्शन लिया उस पे, या क्या आप उसके साथ कर रहे हैं? चाइना ने तो साफ शब्दों में आपको कह दिया कि इफ देर इज ए वॉर, वेदर इट्स टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर और एनी अदर वॉर, वी विल फाइट विदाउट। एक ही लाइन कहा, उसके बाद तो आप नहीं आए। आप टैरिफ जी लगाते रहिए, आप कितना भी टैरिफ लगाएंगे, ठीक है, वो इकोनॉमिक लॉस झेलेगा, वो भी अपना डाइवर्सिफाई करेगा। आज भारत को डाइवर्सिफाई करना पड़ रहा है ना, भारत जी दूसरी जगहों से ऑयल ले रहा है। रशिया पहुंचा तो आप कह रहे हैं रशिया से भी मत लीजिए, फिर हम किसी और से लेंगे तो आप कह रहे हैं वहां से भी मत। ये तो इसका कोई अंत नहीं है। सो यू आर जस्ट डिक्टेटिंग योर टर्म्स टू एवरीवन। और वेनेजुएला छोटा कंट्री है या कई छोटे कंट्री हैं, कुछ मान लेंगे, कुछ डर के मारे सारी दुनिया मानने लगे, तो फिर ग्लोबल ऑर्डर ही खत्म हो जाएगा। आज जो जी ब्रिक्स, आज जो सोचा समझा डी डॉलराइजेशन चल रहा है और जो वाकई उसके सिस्टम्स चल रहे हैं, अमेरिका को वो लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाने वाले हैं। क्योंकि जी जो जो पेमेंट का सिस्टम है, स्विफ्ट का सिस्टम है, उसको छोड़ के कहीं ना कहीं ये जो कंट्रीज हैं, रशिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ईरान है, तमाम और अदर कंट्रीज हैं, वो दूसरे मोड पे जा रहे हैं।
कल को वो परमानेंटली आपसे अलग होते जा रहे हैं, और इस परमानेंट अलग होने में अल्टीमेट फायदा जो है वो चाइना का होता चला जा रहा है। तो आप अपने आप को वीकेन कर रहे हैं और कमजोर कर रहे हैं इस तरह की जो है एटीट्यूड से, कि नहीं आप इसमें शामिल हो जाओ, इसको वो कर लो। मुझे लगता है कि जो लोकतांत्रिक तौर तरीका है वो लंबा चलता है, वो तो लंबे एक समय तक सवाल इससे आपको उठता एक। है सर, मैं माफी चाहूंगा आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। जी। यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं, यूएस कांग्रेस के इलेक्शन। क्या लगता है अगर ट्रंप की पार्टी का प्रदर्शन वहां अच्छा नहीं रहा और डेमोक्रेट ठीक ठाक ढंग से जीत के आ गया जैसे उम्मीद जताई जा रही है, तो क्या ट्रंप एक लेम डक प्रेसिडेंट यानी एक कागजी प्रेसिडेंट बनकर रह जाएंगे और ये सारी चीजें सिर्फ कागजों तक सिमट जाएगी, या वाकई उसके बाद ट्रंप कोई और बड़ा कदम उठा सकते हैं? इलेक्शंस के रिजल्ट को ना तो वहां प्रेडिक्ट किया जा सकता है, ना यहाँ प्रेडिक्ट किया जा सकता है। मैं उस पर जी। नहीं कुछ कहूंगा। ये जरूर है कि जो वहाँ पब्लिक में जो रिजेंटमेंट दिख रहा है, प्रदर्शन दिख रहा है, वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। इतना ज्यादा प्रदर्शन किसी राष्ट्रपति सिटिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ हुआ हो, ऐसा हमें तो याद नहीं आता कि लगातार जी। लगातार एक नहीं अनेक विषयों पे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं भाई? इतने ज्यादा कंट्री में ही नाराज लोग क्यों पड़े हुए हैं, जबकि जीते हुए आप हैं? तो कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसीज कमजोर पड़ रही हैं, हमारी पॉलिसीज ऐसी हो रही हैं जो हमारे लोगों को भी वो पच नहीं पा रही हैं, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसी इस बात को सोशल मीडिया में कहते हैं कि एज अमेरिकन वी कैन नॉट डिफेंड दिस दिस काइंड ऑफ स्टेप्स, कि आप किसी जी। प्रेसिडेंट को उठा लें, कुछ भी कर लें। तो उसी तरह से, लेकिन ये है कि हमने ये भी देखा है कि वहां की जुडिशियरी बहुत स्ट्रांगली कई सारे मसलों पे उनको रोक चुकी है। कई सारे हम्म। मसलों पे वो इंटरवीन करती है और आती है कि नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अवेकनिंग जो है सिस्टम के अदर हिस्से में भी आएगा, चाहे वो पब्लिक में, वो जुडिशियरी में, अदर सिस्टम्स में। वहां का मीडिया तो स्ट्रांगेस्ट मीडिया ऑफ द वर्ल्ड है। और हम्म। पता है आपको क्यों स्ट्रांगेस्ट है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला हुआ है वहां के मीडिया को, जो भारत में जी। नहीं है। तो इस वजह से मीडिया भी बात को उठाता है, वो चाहे जितना भी कह लें, कुछ भी कह लें। मुझे लगता है कि ये वक्त है कि जहां पर इन प्रोसेसेस को लॉन्ग टर्म में और ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज के साथ, प्रेसिडेंट ट्रंप शायद इसलिए भी हड़बड़ाहट में ये कर रहे हैं कि पिछले दिनों वहां के अनदर पीस प्लान को 153 से ज्यादा देशों ने मान्यता दे दी थी। उसमें नाटो जी। कंट्रीज भी शामिल थे। और वो अलग है कि वो टू नेशन को उसको मान्यता देने जा रहे हैं, शायद ये हड़बड़ी में कर रहे हैं। इसको इजराइल भी मानेगा कि नहीं मानेगा, इस पे डाउट है फाइनली, क्योंकि जो उसके अंतिम टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो उसको कितने सूट करते हैं, दोनों नेशंस को कितने सूट करते हैं, वहां के लोगों को। आप यूं ही किसी को डिस्प्लेस करके और लैंड खाली करा दें, ये मसले का हल ऐसे शायद नहीं हो सकता है। जी। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि ट्रंप दरअसल मन की बात कर रहे हैं। वो अपने मन की बात पूरी दुनिया पर थोप रहे हैं। अब चूंकि हमारे देश में लोगों को मन की बात सुनने की आदत पड़ चुकी है, 1 दशक से ज्यादा हो गए। अमेरिका के लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में मन की बात सुनने और मन की बात थोपे जाने की परंपरा अभी आई नहीं है। वो लोगों ने स्वीकार नहीं की है। लेकिन अब ट्रंप के मन में आ गया कि उन्हें एक बोर्ड ऑफ पीस बनाना है और गजा मामले का समाधान निकालना है। शायद गजा मामले का समाधान यदि ट्रंप निकाल दे तो उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है, ऐसा उनको लगता है। बहुत से लोग पूरी दुनिया में हुए जो अलग अलग देशों में जाकर के, कोई नेपाल में शांति करा रहा था, तो कोई चेक और स्लोवाक के बीच शांति करा रहा था, कोई एक दौर में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच शांति करा रहा था, कोई श्रीलंका में शांति वार्ताएं चला रहा था। दुनिया के अलग अलग देशों में जिस प्रकार से शांति वार्ताएं कराने और कई जगह कामयाब तो कई जगह नाकामयाबी के बावजूद प्रयासों को सम्मान देते हुए नोबेल कमेटी ने नोबेल शांति पुरस्कार दिए। क्या बोर्ड ऑफ पीस बना देने से नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाएगा? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिससे साफ साफ लगता है कि एक व्यक्ति की सनक पूरी दुनिया को कैसे बर्बाद करती है, कैसे उसे तमाम तरह की चुनौतियों के बीच लाकर खड़ा कर देती है। और भारत ही नहीं, अभिषेक पूरी जी, दुनिया में। जी। यूक्रेन के मसले पे भी उन्होंने ऐसे ही सोचा था कि ओवल हाउस में बुला के और उनके यूक्रेन के प्रेसिडेंट को और वो सुलझा लेंगे, लेकिन आपने देखा था क्या हुआ था। एक युद्ध में ग्रसित
छोटे से कंट्री का प्रेसिडेंट जो है वो भी इनसे लड़ रहा था और अल्टीमेटली उसका सॉल्यूशन नहीं निकला। जी तो आप यूं ही मतलब कुछ भी आप करें और उसको सब लोग स्वीकार ही कर लें और मान ही लें, ये आवश्यक नहीं है जब तक कि वो लॉजिकल नहीं हो। और मैं फिर बार बार दोहराऊंगा कि किसी भी मसले का, ग्लोबल मसले का सॉल्यूशन उसके जो हमारे जो स्टैंडर्ड जो बने हुए हैं इंस्टीट्यूशंस, उन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू, उसके थ्रू स्वीकार किया जाना चाहिए। नहीं तो फिर तो किसी के भी मन में आएगा कि आज मैं ये कर दूं और उसको ग्लोबल पीस प्राइज है क्या चीज, उसके लिए आप जी प्रयास करेंगे। आपका प्रयास अगर ऑनेस्ट प्रयास होगा, आपके काम अगर ऑनेस्ट होंगे, तो ग्लोबल क्या उससे माने पीस प्राइज वाले आपके घर आके देंगे उसको, क्योंकि जी उसमें ऑनेस्टी नजर आएगी और उससे दुनिया का जो रेस्पेक्ट आपको मिलेगा वो किसी भी पीस प्राइज से बड़ा होगा। दुनिया का जी रेस्पेक्ट खो के तब तो फिर तो परचेज कर लीजिए किसी चीज को, ये सॉल्यूशन नहीं है जी। परचेज करने की बात करते हैं, मुझे याद आया कि कुछ सालों पहले मैंने खबर पढ़ी थी, पता नहीं वो मिला या नहीं, मुझे नहीं पता है, हमारे दर्शक करेक्ट करेंगे। आर के पचौरी और उनकी संस्था को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था जो चोरी हो गया था। अब क्या पता इस तरह से शांति पुरस्कार जब किसी दूसरे का गिफ्ट दिया जा सकता है तो दूसरे ले जाकर दूसरे के यहाँ घर में भी रख सकते हैं। खैर, एक व्यक्ति की सनक के आगे न तो किसी देश को झुकना चाहिए और न ही पूरी दुनिया को इस तरह की कोशिशों का समर्थन करना चाहिए। इजराइल ने इस मामले पर बिल्कुल ठीक किया है कि ट्रंप के इस प्रस्ताव से अपनी सहमति नहीं जताई है। बोर्ड ऑफ पीस इजराइल और फिलिस्तीन में समझौता कराने के प्रारंभिक कदम से आगे बढ़कर पूरी दुनिया में अपनी चौधराहट के साथ फैलना चाहता था, लेकिन प्रारंभिक झटका उसे अपने दोस्त ने ही लगा दिया जब इजराइल ने स्वीकार नहीं किया। अब देखते हैं पूरी दुनिया में ट्रंप के इस कदम पर क्या प्रतिक्रिया होती है और ये मेंबरशिप, अस्थायी सदस्यता के लिए जो ये पैसे वाली मेंबरशिप है, ये मुझे लगता है कि इस तरह की मेंबरशिप तो दिल्ली में बड़े बड़े क्लबों में, गोल्फ क्लब से लेकर दूसरे क्लबों में पैसे देकर जो मेंबरशिप ली जाती है, उस तरह की जो मेंबरशिप देने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं। आखिर उन सब का मकसद क्या है, इसको लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को एक ऑडिट करानी चाहिए कि ट्रंप की जिद के कारण पूरी दुनिया को कितने तरह का नुकसान हो रहा है और आगे और कितने तरह का नुकसान हो सकता है। फिलहाल देखते हैं ये बोर्ड ऑफ पीस कहीं बोर्ड ऑफ वॉर में तो नहीं बदल जाएगा। फिलहाल तो लक्षण ऐसे ही दिखाई देते हैं। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ओंकारेश्वर जी आपने समय निकाला। वैश्विक परिस्थितियों को डोनाल्ड ट्रंप के वॉर ऑफ बोर्ड ऑफ पीस के कॉन्टेक्स्ट में आपने समझाने का प्रयास किया, भारत की भूमिका पर सवाल उठाए और इन सब को लेकर भारत ही नहीं पूरी दुनिया की भूमिका को सवालों के घेरे में रखा। इसके लिए आपको हम अपने दर्शकों की तरफ से धन्यवाद देते हैं और इसी तरह आप हमारे साथ समय समय पर जुड़ते रहें और तमाम अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर चर्चा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।